हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे पीजीटी की, यानी क्रैश कोर्स। यानी हम बात करें तो ये है पीजीटी केमिस्ट्री क्रैश कोर्स। ये स्टार्ट किए तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो भी पीजीटी का सिलेबस है फटाफट रिवाइज करेंगे और आपको इसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। तो जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने चल रहे हैं वो आपका है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर यानी इसमें हम लोग गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट डिस्कस करेंगे, जबकि सॉलिड स्टेट एक अलग चैप्टर है, उसकी बात होगी। यदि हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो बेसिकली 3 स्टेट हैं। एक आपका है गैसियस स्टेट, दूसरा आपका है लिक्विड स्टेट, तीसरा आपका सॉलिड। यानी गैसियस, लिक्विड, सॉलिड, ये 3 स्टेट है। गैसियस, लिक्विड, सॉलिड, ये 3 स्टेट है। तो बेसिक इनमें क्या डिफरेंस है, कभी कदार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जैसे हम बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, यानी नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जबकि लिक्विड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लेकिन सॉलिड से वीक होता है, यानी वीकर देन सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ये तो बात हो गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। डेंसिटी की बात की जाए, दूसरा हम लोग टर्म यहाँ पर डेंसिटी यूज़ करते हैं, दूसरा जो पैरामीटर वो डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो गैसेस स्टेट में डेंसिटी लोएस्ट होती है। डेंसिटी क्या होती है, लोएस्ट। और लिक्विड स्टेट में क्या होती है, लोअर देन सॉलिड। लोअर देन सॉलिड यानी सॉलिड से कम होती है। और सॉलिड में डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट। पैकिंग की बात की जाए कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स की पैकिंग किस तरह की होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस में, तो गैसेस में मॉलिक्यूल की कोई प्रॉपर पैकिंग नहीं होती, यानी नो प्रॉपर पैकिंग। जबकि लिक्विड में लेस क्लोज पैकिंग, लेस क्लोजली पैक्ड, और सॉलिड में क्लोजली पैक्ड। ये थोड़ा आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा उसमें वहाँ थोड़ा आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है, तो आप आंसर अच्छे से दे सकते हैं। अब आता है अगली बात हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स में जो है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती, किस में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी। तो क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल फ्री होते हैं, फ्री मूवमेंट है उनका जो कोलिजन है वह इलास्टिक होता है, आपस में एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं। जो कंटेनर, जिस कंटेनर में गैसेस मॉलिक्यूल रखे आते हैं उसकी वॉल पर इक्वल प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए इनमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाईएस्ट होगी, यानी गैसेस स्टेट है हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है इसमें।
और अब हम बात करते हैं दूसरी। तो इसमें क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होती है मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी, मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी। और जबकि क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक होते हैं, रिजिड होते हैं, अपने स्थान पर फिक्स होते हैं, तो सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी लगभग निग्लेजिबल मानी जाती है, निग्लेजिबल। अब अगला पॉइंट क्या है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल फ्री होते हैं, इनका कोलिजन इलास्टिक होता है, तो यह वॉल पर जो है प्रेशर क्रिएट करते हैं, यानी एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। कंटेनर की वॉल पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, जबकि लिक्विड और गैस स्टेट प्रेशर क्रिएट नहीं करते, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट नहीं करते। तो ये 3 स्टेट जो है वह आपकी फिजिकल स्टेट है, किसकी, मैटर की। ओके, अब आते हैं हम 2 स्टेट और जो है बुक्स में मेंशन है, एक प्लाज्मा स्टेट है, दूसरा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 2 स्टेट और है, लेकिन उसका अभी हमें कोई यूज़ नहीं, क्योंकि हम लोग स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग उस पर आते हैं। अब आता है अगला टर्म, एक और होता है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो है थर्मल एनर्जी। देखिए 2 टर्म जो स्टेट ऑफ मैटर में जो शुरुआती समझने की जरूरत है, 2 टर्म, एक आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जिससे क्या होगा, मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे, वो जितना स्ट्रांग होगा आपका जो है मॉलिक्यूल में उतना स्ट्रांग होगा। यानी यदि सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे स्ट्रांगेस्ट है, लिक्विड में उससे वीक, और गैसेस में निग्लेजिबल। ये बात हुई। एक तो हो गया आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा आपका है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है, यह वह एनर्जी है जो एटम या मॉलिक्यूल के मूवमेंट से जनरेट होती है। तो हम बात कर रहे हैं थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी ये क्या होती है, ये थी एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। एटम के मोशन, एटम और मॉलिक्यूल के मोशन से जनरेट होती है। अब ये डिपेंड किस पे करती है, थर्मल एनर्जी टर्म से लग रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। यानी इसके मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस। यानी जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे थर्मल एनर्जी भी बढ़ेगी। अब थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो इसके मतलब क्या होगा बेटा, जो अट्रैक्शन फोर्स बीच में लग रहा है मॉलिक्यूल में, वह ब्रेक होगा। तो इसमें कुछ हम लोग पॉइंट्स नोट करते हैं। ये बेटा जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ये फास्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन तब भी यदि आपको बेसिक चीज़ें छोड़ दी जाएंगी तो समझ में नहीं आएंगी। इसलिए लेक्चर्स आपके हम कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अक्टूबर फर्स्ट वीक तक हम सिलेबस जितना कवर कर सकें। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ये सब आप अपना जो है 2x पर, यूट्यूब पर 2x पे करके रिवीजन के तौर पे इसको रखिएगा। तो यानी जो हमने पीछे बात की, जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी पहला पॉइंट समझिए, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आर responsible for keeping molecule together। भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या रहता है, मॉलिक्यूल को पास रखना चाहता है।
जो इंटर मॉलिक्यूलर बात, इंटर मतलब विद इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में देखिए होता है एक इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक इंटर मतलब जैसे आपने सुना इंटरकास्ट मैरिज, तो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, तो इंटर मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूल मतलब विद इन मॉलिक्यूल, जैसे आपका आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ये सब इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। और वंडरवॉल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब क्या है बेटा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स रिस्पॉन्सिबल कीपिंग मॉलिक्यूल टुगेदर। और जो हमारा दूसरा टर्म जो हम लोग थर्मल एनर्जी पढ़ा है, वो क्या करता है, थर्मल एनर्जी टेंड्स टू कीप मॉलिक्यूल अपार्ट। यह चाहता है कि मॉलिक्यूल दूर दूर रहे, थर्मल एनर्जी चाहता है मॉलिक्यूल दूर दूर रहे, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स चाहता है मॉलिक्यूल पास पास रहें। तो एक्चुअल में दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा उस वही डिसाइड करेगा कि आपका मैटर सॉलिड स्टेट में रहेगा, लिक्विड में रहेगा कि गैसेस में रहेगा। यानी इसका मतलब क्या कह रहा है, तीसरे पॉइंट की बात करें तो नेट इफेक्ट ऑफ इंटर molecular forces and thermal energy decides state of matter। ये जो नोट्स बन रहा है बेटा, आप इस नोट्स को भी मुझसे कनेक्ट होकर ले सकते हैं, लेकिन आप पहले इसको 2x पे वीडियो देखिए बेटा, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, मतलब मेरी वॉइस थोड़ा स्लो, मतलब कंटेंट स्लो डिलीवरी होती है, तो 2x पे करके आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ बात हो गई कि क्या स्टेट होगा, ये डिसाइड करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी के बीच में कौन ज़्यादा है कौन कम है। जैसे समझिए, यदि मैं बात करूं सॉलिड से कन्वर्ट करना है, लिक्विड से कन्वर्ट करना है गैस, तो अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यदि आप सॉलिड से गैसेस तरफ जाओगे, यदि बात करूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो इधर से इधर मतलब सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स निग्लेजिबल होता है, यानी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस। और यदि थर्मल एनर्जी की बात करें तो थर्मल एनर्जी बेटा जितना अधिक मॉलिक्यूल फ्री है मूव करने के लिए, थर्मल एनर्जी उतनी ज़्यादा है। तो हम बात करें थर्मल एनर्जी की तो वह इंक्रीजेस। ये है आपका कि थर्मल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिसाइड करेगा कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा। तो ये हमने समझा कि सॉलिड, लिक्विड, गैसियस में किसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्टेशन ज़्यादा होंगे, किसका कम होगा, कौन क्लोजली पैक है कौन क्लोजली पैक नहीं है। फिर थर्मल एनर्जी क्या होती है, वह किस पे डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का क्या काम है, और इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और चीज़ें सीखते हैं। अब यदि हम बात करें, हम लोग क्योंकि गैसेस स्टेट पढ़ रहे हैं, तो कुल 11 गैसेस हैं पीरियोडिक टेबल में, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर। यदि हम बात करें अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, यानी पूरी नोबल गैस, क्रिप्टन, जीनन और रेडन, यानी बात हो गई टोटल इक्वल टू 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 कुल गैस है। एलिमेंट्स in periodic table exist in gaseous state कुल at normal temperature नॉर्मल टेम्परेचर मतलब बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये बात होगी। ये कुल 11 एलिमेंट्स हैं जो गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और हमें ये पता है कि गैस जो है वह इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करती है 4 दिशाओं में, यदि हम बात करें तो। और गैस की एक खास क्वालिटी क्या है, गैस मिक्स्ड इक्वली मिक्स होती है बेटा विद अदर गैस, गैस इक्वली मिक्स होता है, अदर गैस में इक्वली मिक्स होती है। और जब मिक्स हो जाएगी तो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करती है एंड फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये बात होगी गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। अब हम लोग लॉ पढ़ेंगे, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये सब की बात करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, फटाफट जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही बेटा, बहुत डिटेल में क्योंकि समय हमारा भी लगेगा तो हम बहुत फटाफट बात करेंगे। हम बॉयस लॉ की बात करते हैं। मैं बॉयस लॉ में लॉ क्या होता है इसकी बात नहीं करूँगा, ये आपको पता है, ओरली बता देता हूँ। बॉयस लॉ का मतलब क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या कह रहा है बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर ऑफ अ गिवन मास या कहते हैं अमाउंट कहते हैं ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। यानी हम बात करें प्रेशर P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कब, N यानी अमाउंट यानी मोल एंड T कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर और अमाउंट कांस्टेंट है। तो यानी इसके मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट या P1V1 इक्वल टू P2V2। ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चंस में पूछ सकता है, या मैंने आपसे कहा अभी तो PV1V1 इक्वल टू P2V2 आपको पता होना चाहिए। ये इस पे ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपको, 4 क्वांटिटी है, कोई 3 देगा, एक पूछ लेगा आपको। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बेटा आपको जो भी आपके पास किताब है NCERT का, यूथ का, किसी का भी, उससे प्रैक्टिस करिए। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन के लिए, मेरी भी टेस्ट सीरीज चलती है, मेरी भी ज्वाइन से कर सकते हैं, और या किसी की भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप कहीं से भी क्वेश्चन, यदि आपको कोई डाउट होता है क्वेश्चन कहाँ से करें, नहीं मिल रहे हैं, तो आप इस नंबर पे 7905544237 पे कॉल करके पूछ भी सकते हैं, कोई डाउट आपका क्वेश्चन रिलेटेड या सिलेबस रिलेटेड है तो। बाकी हाय हेलो के लिए फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्राफ आपको याद रखना होता है। क्यों याद रखना होता है बेटा, बहुत सिंपली तरीका है। क्यों ऐसा है, क्योंकि होता क्या है कि आपको कभी ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन सा ग्राफ बॉयस लॉ को फॉलो कर रहा है, कौन सा चार्ल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो आपको यदि ध्यान रहेगा तो आप फटाक से कर लो। यदि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यह हाइपरबोला आता है, हाइपरबोला। भाई सीधी बात है, यहाँ प्रेशर कम है, इधर आपका प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई प्रेशर ज़्यादा तो देखिए वॉल्यूम कम, और प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज़्यादा। ओके, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा ग्राफ आपका एक और है, भाई किसमें ग्राफ है ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके किसके बीच में ग्राफ दे के आपसे पूछा गया है, तो इस पर थोड़ा आपकी निगाह पैनी होनी चाहिए, क्योंकि वरना आंसर फट से गलत होता है। बेटा देखिए, कंपटीशन आप PGT का दें, GIC का दें, कोई भी दें, प्रॉपर सही नॉलेज रखना होगा
वरना थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट में मिस्टेक हुआ तो 4 ऑप्शन बना ही ऐसे जाते हैं कि आपसे गलती हो। तो आपको कोशिश करना है कि गलती मुझसे नहीं होगी। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या किसके किसके बीच में ग्राफ का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है, ये हम हो गया आपका बॉयस लॉ। अब हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। क्या है बेटा, वो क्या बता, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे क्या बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया। वो क्या था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयस लॉ क्या था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और चार्ल्स लॉ क्या, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस और वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। यानी बात कर रहा है किसके लिए, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यानी वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब है, एट कांस्टेंट पी एंड एन, अमाउंट और प्रेशर कांस्टेंट है। तो यानी हो गया बेटा ये v बाई टी इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, या v1 बाई T1 इक्वल टू v2 बाई T2। ये आपका हो गया चार्ल्स लॉ का रिलेशन। ये आपका चार्ल्स लॉ का रिलेशन है, आपको समझना है चार्ल्स लॉ का रिलेशन है ये। क्लियर, कॉपी कर लिए बेटा आप इसको। ग्राफ इसका मैं ही आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये आपका है किसके बीच में, v और t के बीच में यदि ग्राफ है तो ये आपका है। और यदि v और 1 बाई टी के बीच में है तो ये ग्राफ आ रहा है। तो ये आपको ग्राफ्स याद रखने हैं, क्वेश्चन कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर सभी को, ओके। तो बॉयस लॉ हमने पढ़ लिया, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स लॉ पढ़ लिया, V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। क्लियर, अगला हमारा लॉ है गैलुसॉक लॉ। गैलुसॉक, नेक्स्ट हमारा है गैलुसॉक लॉ। क्लियर, ये क्या कहता है बेटा, ये कहता है आपका एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या कह रहा है, मैं इसको लिख दूँ थोड़ा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ गिवन mass of gas varies directly to the absolute temperature. Absolute temperature, absolute temperature को कहते हैं टेम्परेचर इन केल्विन। यानी बात कर रहा है प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन कब, जब वॉल्यूम एंड अमाउंट क्या हो, कांस्टेंट। समझिए ध्यान से, कब क्या कह रहा है, गैलुसॉक लॉ में कह रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, लेकिन वॉल्यूम और अमाउंट कांस्टेंट है। यानी इसका मतलब ये हो गया P1 बाई P1 तो V2 कांस्टेंट कर दिया बेटा, P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2। इसी फॉर्मूले पे लॉ क्या है बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी आता है। तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, कैसा आपसे पूछा गया है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। अब नेक्स्ट आपका लॉ वो है एवोगैड्रो लॉ। सभी लॉ आपको क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। मैंने कुछ लिखवाया नहीं है बेटा, लेकिन बताया है, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रोस लॉ,
न्यूमेरिकल बेटा हम इसलिए नहीं करा रहे हैं, न्यूमेरिकल में बहुत टाइम चलाएगा, थ्योरेटिकल आपका है। न्यूमेरिकल आप करिए, यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है, आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो भी न्यूमेरिकल हो जाएगा। बस आपको तैयारी रखनी है अपनी। क्या कह रहा है ये, अब अगर बोलो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल gases under similar condition of temperature under similar condition of temperature and pressure। देखिए क्या कहा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। थोड़ा ध्यान दिए बेटा, मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे आयन दिया रहेगा, एटम्स दिया रहेगा, 4 ऑप्शन बनाएगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट में। तो ध्यान रखना है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स सेम होगा, एटम या आयन नहीं। तो आपको हमने बॉयल्स लॉ पढ़ाया, चार्ल्स लॉ पढ़ा, गैल्सॉक लॉ पढ़ा है, अवोगाड्रो लॉ पढ़ा है, सभी लॉ को अच्छे से समझ के ध्यान रखना है। ओके, कोई कंफ्यूजन आपस में नहीं रखना है। अगला देखिए, नेक्स्ट आपका आइडियल गैस इक्वेशन की बात हो रही है। आइडियल गैस इक्वेशन, गैस स्टेट से बेटा आपका कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, बहुत थोड़ा सा कंटेंट है इसका। मतलब उम्मीद करता हूँ 2 से 3 लेक्चर में, 2 लेक्चर कम से कम मुझे लगेगा, कितना भी फास्ट करूँगा तो हो जाएगा, क्योंकि बेटा कॉलेज भी रहता है, बाकी जगह हम बिजी रहते हैं, तो इसलिए टाइम हमें कम मिलता है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा करा दूँगा। आपने तैयारी करते रहिए, बस इसको एक 1 शॉट के लिए रखिए। तो वो ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बेटा, वो आपका है P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2। इसका मतलब क्या होता है, ये आपका हो गया PV/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ, जो आपका क्या होता है R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या है आपका, R आपका है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या इसको हम कहें तो PV इक्वल टू हो गया आपका nRT। ये आपका है फॉर n मोल्स के लिए यह फार्मूला है, PV इक्वल टू nRT। लेकिन यदि n की वैल्यू 1 हो, यानी 1 मोल की बात करें हम, तो होगा PV इक्वल टू RT। ये किसके लिए होगा, फॉर 1 मोल। या इसको हम कर सकते हैं P इक्वल टू n/V/RT। ठीक है, यहाँ पे n क्या होता है, n आपका होता है n इज नंबर ऑफ मोल्स, यानी वेट बाई मॉलिकुलर वेट। इसको रख दीजिए, तो ये P इक्वल टू हो जाएगा W/M इंटू RT/V, या इसको हम कर सकते हैं W/V इंटू RT/M। क्या है, M आपका मॉलिकुलर वेट है, M क्या बेटा, मॉलिकुलर वेट है, M क्या है, तो ये W/V क्या होता है, डेंसिटी होता है, यानी P इक्वल टू DRT/M। यहाँ पे D क्या है, D आपका है डेंसिटी, M क्या है बेटा, मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस, मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस। तो प्रेशर आपको निकालना हो, डेंसिटी निकालना हो, मॉलिकुलर वेट निकालना हो, इस फार्मूले से आप गिवन वैल्यू जो दिया है, फार्मूले आपको सारे याद रखने हैं, सब चीज़ें समझ के रखनी है बेटा, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। ओके, तो अगला आते हैं हम लोग, तो डेंसिटी की इसके मतलब बात होगी, तो डेंसिटी को आप समझिए, यदि हम करें
तो डेंसिटी अब जो आपका हो जाएगा, बड़ा कॉपी कर लिया, फटाफट आपको कॉपी करना है, समझना है। यदि आप कॉपी करना है कॉपी करें, अदरवाइज आपको उसका PDF भी मिल सकता है, बस आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, PDF आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका यदि देखिए ध्यान से नोट करके लिखते हैं इसको, नोट। तो अब देखिए ध्यान से, यानी डेंसिटी की यदि हम बात करें इस फॉर्मूले को इस तरह सकते हैं, D = PM/RT, ये फार्मूला बना, D = PM/RT। इसका मतलब हो गया डेंसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली proportional to its pressure at constant temperature। ओके, क्या था बेटा भाई, D = था PM/RT। भाई R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, M उस गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट फिक्स होगा। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी, प्रेशर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रेशर हो जाएगी। अब हम थोड़ा प्रेशर की यूनिट्स की बात कर लें। यदि हम 1 बार = कहें तो 1 बार = होता है 0.986 ATM, या इसको लगभग 1 ATM कह सकते हैं। और 1 ATM = होता है 76 सेंटीमीटर मरकरी, या लगभग 760 mm, मतलब मिलीमीटर मरकरी, या इसको मानते हैं 760 टॉर, या पास्कल में कहें तो 10⁵ पास्कल का जो होता है ऐसा यूनिट है Nm/m²। ओके, तो ये आपको सारी यूनिट्स याद रखनी होती है कि क्वेश्चन में कभी अगर कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, तो यदि आपको क्वेश्चन याद रहेगा तभी आप कन्वर्जन कर पाओगे। बेटा क्लासेस जो हमने स्टार्ट की है इसमें ध्यान रखना है, आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। कोशिश करूँगा एक दिन में 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो इस तरह से मिले, सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए। टेस्ट आपको करने हैं, मैं बार बार टेस्ट के लिए कह रहा हूँ, टेस्ट आपको करने हैं। टेस्ट सीरीज आपने कहीं ज्वाइन करेगी तो करिए, सेल्फ टेस्ट करिए, क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करिए। जरूरी नहीं कि आप बेटा 10 क्वेश्चन बैंक लगाएं, एक क्वेश्चन बैंक को 10 बार लगाएं, ये ज़्यादा फायदेमंद है अब बेशक 10 क्वेश्चन बैंक लगाने के, क्योंकि आपके पास 2 महीने हैं। तो थ्योरी भी रिवाइज रखना है अच्छे से, सब चीज़ अच्छे से रखना है। यदि हम R की बात करें, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात करें R, तो ये होता है आपका, इसको कहते हैं वर्क डन पर डिग्री पर मोल, वर्क डन पर डिग्री पर मोल। यानी R = होता क्या है बेटा, R = होता है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन। बेटा बहुत ध्यान रखिएगा, R की डायरेक्ट वैल्यू भी कई बार पूछी गई PGT में, तो इस क्वेश्चन को हल्का मत समझिएगा। यूनिट्स पर आपका ध्यान बहुत होना चाहिए, वैल्यू से अधिक यूनिट पर, यूनिट गलत ना हो जाए। या 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, या 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या लगभग 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ध्यान रखिए बेटा, मैंने आपसे कहा कि आपको क्लासेस छोटी जरूर मिलेंगी लेकिन सिलेबस पूरा होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि R की यूनिट
आपको एग्जैक्टली याद रखनी है। जो बार और एटीएम वाली यूनिट है ये गैसेस स्टेट में यूज़ होती है क्वेश्चंस में, और जो एटीएम और मतलब सही जूल और कैलोरी वाली है ये आपका थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस में यूज़ होती है। तो जहाँ प्रेशर की बात करेगा वहाँ आप यूज़ करोगे, जहाँ एनर्जी या वर्क की बात करेगा वहाँ आप 8.314 वाली यूज़ करोगे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ टर्म और सीखते हैं। गैसेस के रिलीज़ होने का एस्केप करने में दो टर्म यूज़ होता है, एक आपका होता है इफ्यूज़न, दूसरा डिफ्यूज़न। दोनों में बहुत स्मॉल सा फ़र्क है, आपको उस अंतर को समझना है। तो हम बात कर रहे हैं इफ्यूज़न की। इफ्यूज़न कब कहेंगे बेटा हम? इफ्यूज़न कहेंगे एस्केप ऑफ गैस थ्रू अ टीनी होल। जब किसी बहुत छोटे से छिद्र से गैस एस्केप करती है उसे इफ्यूज़न कहते हैं। तो दूसरा टर्म आपका आता है डिफ्यूज़न, ये आपका है इफ्यूज़न। दूसरा टर्म आपका है डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न कब कहेंगे बेटा? डिफ्यूज़न टर्म होता है जब आपका स्पेस में आपका कोई गैस रिलीज़ हो रही है, फैल रही है, या किसी दूसरे गैस के साथ फैल रही है, ठीक है। तो यानी स्प्रेडिंग ऑफ अ गैस थ्रू आउट द स्पेस और into a second gas, ये आपको ध्यान रखना है, या तो स्पेस में या फिर किसी दूसरे गैस में यदि आपका मिल रही है तो वह कहलाता है डिफ्यूज़ होना, डिफ्यूज़न या डिफ्यूज़ होना। तो डिफ्यूज़न पर लॉ है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। तो उस लॉ से भी क्वेश्चन यदाकदा आपको दिख जाते हैं पीएचडी। मैंने आपसे कहा गैस स्टेट से 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो सारा टॉपिक आपको कवर करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। देखिए पीजीटी या जीआईसी आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो एक चीज़ समझिए, आप कुछ भी छोड़िए नहीं, क्योंकि वहाँ वैसे भी होगा 2-4 क्वेश्चन आपसे गलत होंगे, आप कुछ आपसे समझ में नहीं आएगा। यदि आप टॉपिक ही छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत होगी। अपनी कोशिश करिए कि पूरा सिलेबस कवर करें, क्योंकि कंपटीशन बेटा अच्छा खासा है, सब बच्चा तैयारी कर रहा है। तो आप ये मत सोचें कि आप अकेले कंपटीशन में हैं। तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है और पूरा फोकस रखना है कि हमें अच्छे से स्कोर करना है। अब बात करते हैं हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बहुत आसान है। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और लिखते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड pressure, the rate of diffusion of different gases are inversely proportional to the square root of their density। यानी हम यदि दो गैसेस ले रहे हैं, कोई R1 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस और R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर सेकेंड गैस या ऑफ सेकेंड गैस, तो वो प्रोपोर्शनल टू होगा डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस। क्योंकि क्या कहा उसने कहा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
एंड डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस, या क्योंकि आपको पता है वेपर डेंसिटी इंटू 2 इक्वल टू मॉलिकुलर वेट होता है, तो 2 कट जाएगा, तो यानी मॉलिकुलर वेट ऑफ सेकेंड गैस डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस, ये आपका हुआ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइड बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंड गैस और डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस। ये आपका हो गया क्लियर यहाँ तक। यदि हम रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो इसका मतलब क्या हो बेटा, वो कितना वॉल्यूम डिफ्यूज़ हुआ कितने टाइम में। यदि इसको इस तरह हम समझें तो आगे बढ़ते हैं, इसे कॉपी कर लिए बेटा। मैंने आपसे कहा बेटा कि आप एक बार हमारे साथ लगना स्टार्ट करें। हम सभी जितना हमें टाइम मिला बेटा, क्योंकि मेरे पास बहुत समय है, बहुत तरह का काम है, मुझे टेस्ट पेपर भी बनाना होता है, बच्चों से डिस्कस भी करना होता है, फिर हमारा LT का बैच भी लॉन्च हुआ है, JSC का भी लॉन्च होने वाला है, तो व्यस्तता रहती है। लेकिन फिर भी क्योंकि कमिटमेंट मैंने कर दिया है तो आपको फ्री मटेरियल मिलेगा ही मिलेगा। ओके बेटा, ओके। यानी ये बात हम यदि उसकी करें, रेट ऑफ डिफ्यूजन बोलें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइड बाई टाइम टेकन, एंड इसको हम कहें तो R इक्वल टू V बाई टी, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो यदि दो अलग अलग कंडीशन रिलेट करें हम, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइड बाई टाइम ऑफ फर्स्ट गैस और वॉल्यूम ऑफ सेकेंड, यानी ये एक्चुअली है क्या, आप इसको देखें तो ये आपको इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी R1 बाई R2 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वल टू हो जाएगा D2 बाई D1 इक्वल टू M2 बाई M1। क्लियर। यदि आपका इफ़ टाइम सेम हो, यानी T1 इक्वल टू T2 हो, यानी सेम टाइम, डिफ्यूज़न में समय सेम लग रहा है, सेम टाइम, तो ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकेंड गैस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस, या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड गैस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस। ये तो बात हो गई तब जब टाइम सेम लग रहा है, जब टाइम सेम लग रहा है तब की बात की जा रही है। और दूसरा केस क्या है, केस 2 की हम बात करें यदि, तो इफ़ वॉल्यूम सेम इज सेम, यानी V1 इक्वल टू V2 है, तो आपका हो जाएगा T2 बाई T1 इक्वल टू D2 बाई D1 इक्वल टू M2 बाई M1। ओके, तो इस क्लास में बेटा यहाँ तक रखते हैं, पहली क्लास है। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 से 3 लेक्चर में चैप्टर अपना ख़त्म होगा, और कोशिश करूँगा मैं एक दिन में एक चैप्टर आपको दे दूँ, तो आपको मिलता रहेगा। गुड डे। इससे जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस बेटा आपके पास, मैंने आपसे कहा कि बुक्स की आपको दिक्कत है, मैं बुक्स बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन लगवाएंगे तो बहुत समय के लोग, उतना समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि भाई कॉलेज भी जाना होता है मुझे और क्लासेस भी रहती हैं मेरी, तो इसलिए व्यस्तता रहती है। फिर भी आपको थ्योरी पोर्शन फटाफट मैं रिवाइज करा दूंगा। क्वेश्चंस आप लगा लीजिए या हमसे बात करेंगे तो आपको बता दूंगा। कोई भी दिक्कत होती है तो मेरा नंबर ये है 7905544237 पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए। थैंक यू।